हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृति क्या है कहानी के बारे में जानेंगे। इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। लेखक का परिचय। श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ। इनके पिता कृषक थे जिनका नाम रवि सिंह तथा इनकी माता का नाम मनरूप देवी था। जब ये 2 वर्ष के ही थे तभी इनके पिता का देहावसान हो गया था, इसलिए इनका लालन पालन इनके बड़े भाई वसंत सिंह और माता जी की छत्र छाया में हुआ। आरंभिक शिक्षा गांव में पूरी करने के बाद इन्होंने मोकामा घाट स्थित रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा में हिंदी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके भूदेव स्वर्ण पदक जीता। सन 1932 ईस्वी में इन्होंने स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने जीवन की शुरुआत अध्यापक के रूप में की, बाद में अनेक ऊंचे पदों पर कार्य किया। सन 1964 ईस्वी में ये भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति बने। 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को मद्रास में इनका निधन हुआ। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया। रचनाएं। रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रसमृति आपकी काव्य रचनाएं हैं। रसवंती, शामधेनी, नीलकुसुम, सीपी और संत परशुराम की प्रतीक्षा इनके कविता संग्रह है। इन्होंने गद्य साहित्य की रचनाएं भी की है, जिनमें मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, उजली आग, हमारी सांस्कृतिक एकता बहुचर्चित है। निबंध का परिचय। संस्कृति क्या है। निबंध में दिनकर जी ने संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं और लक्षणों पर प्रकाश डालते हुए सभ्यता से उसके अंतर पर प्रकाश डाला है। निबंध का सार। संस्कृति के लक्षण बताए जा सकते पर उसकी परिभाषा देना कठिन है। सभ्यता और संस्कृति में अंतर होना है। सभ्यता वो चीज़ है जो हमारे पास है, संस्कृति वो गुण है जो हमने व्याप्त है। इस तरह मोटर, महल, सड़क, यातायात के साधन, पोशाक, खान पान आदि सभ्यता के समान है, मगर पोशाक पहनने और भोजन करने में जो कला है वो संस्कृति की चीज़ है। हर सुसभ्य आदमी को सुसंस्कृत नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार ये भी नहीं कहा जा सकता कि हर सुसंस्कृतिक आदमी सभ्य होता है, क्योंकि सभ्यता की पहचान सुख सुविधा और ठाट बाट है, मगर बहुत से लोग निर्धर होकर भी गुणों से संपन्न होते हैं। प्राचीन काल में ऋषिगण जंगलों में रहते थे। उनके पास भौतिक ऐश्वर्यों का अभाव था, पर वे सुसंस्कृत थे और हमारी जाति की संस्कृति का निर्माण करते थे। साधारण नियम ये है कि संस्कृति और सभ्यता की प्रगति अधिकतर एक साथ होती है। दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। जब हम कोई घर बनाते हैं तो ये कार्य सभ्यता से संबंधित है, पर हम घर का कौन सा नक्शा पसंद करते हैं इसका निर्णय हमारी सांस्कृतिक रुचि करती है। संस्कृति और प्रकृति में भी भेद होता है। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या आदि प्रकृतिदत्त गुण है, मगर प्रकृति के इन गुणों को बेरोक छोड़ दिया जाए तो आदमी और जानवर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इसलिए मनुष्य प्रकृति के इन आवेगों पर रोक लगाता है। इन दुर्गुणों पर आदमी जितना विजयी होता है उसकी संस्कृति उतनी ऊंची समझी जाती है। निष्कर्षतः संस्कृति सभ्यता की अपेक्षा महान चीज़ होती है। संस्कृति सभ्यता के अंदर उसी तरह व्याप्त रहती है जैसे दूध में मक्खन या फूलों में सुगंध। संस्कृति सभ्यता से अधिक टिकाऊ होती है। सभ्यता विनष्ट हो सकती है, पर संस्कृति का विनाश उतनी आसानी से नहीं होता। सभ्यता के उपकरण जल्दी बटोरे जा सकते हैं, पर उनके उपयोग के लिए जो उपयुक्त संस्कृति चाहिए वो तुरंत नहीं आ सकती। संस्कृति का विकास तथा रचना होने में शताब्दियाँ लग जाती है। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हमारी संस्कृति की झलक होती है। वास्तव में संस्कृति जिंदगी का एक तरीका है, और ये तरीका सदियों से जमा होकर उस समाज में छाया रहता है जिसमें हम जन्म लेते हैं। संस्कृति हमारा पीछा जन्म जन्मांतर तक करती है। साधारण कहावत है कि जिसका जैसा संस्कार है उसका वैसे ही पुनर्जन्म भी होता है। संस्कार या संस्कृति असल में शरीर का नहीं, आत्मा का गुण है। संस्कृति का स्वभाव है कि वो आदान प्रदान से बढ़ती है। जब भी दो देश वाणिज्य, व्यापार तथा शत्रुता मित्रता के कारण आपस में मिलते हैं तब उनकी संस्कृतियाँ एक दूसरे को प्रभावित करने लगती है। जो जाति केवल देना ही जानती, लेना कुछ नहीं, उसकी संस्कृति का एक न एक दिन दिवाला निकल जाता है। इसके विपरीत जिस जलाशय के पानी लाने वाले दरवाजे खुले रहते हैं उनकी संस्कृति कभी नहीं सूखती। कुपमंडूकता और दुनिया से रूठ कर अलग बैठने का भाव संस्कृति को ले डूबता है।
जब भी दो जातियां मिलती हैं, उनके संपर्क या संघर्ष से जिंदगी की एक नई धारा फूट निकलती है, जिसका प्रभाव दोनों पर पड़ता है। सांस्कृतिक संपर्क का प्रभाव दर्शन और विचारों पर भी पड़ता है। एक देश में जो बड़ा धर्म खड़ा होता है, वो दूसरे देशों के धर्मों को भी बहुत कुछ बदल देता है। एक जाति का धार्मिक रिवाज दूसरी जाति का रिवाज बन जाता है, और एक देश की आदत दूसरे देश के लोगों की आदत बन जाती है। अतः सांस्कृतिक दृष्टि से वो देश और जाति अधिक शक्तिशाली और महान समझी जानी चाहिए, जिसने विश्व के अधिक से अधिक देशों, अधिक से अधिक जातियों को, संस्कृतियों को अपने भीतर जज्ब करके उन्हें पचाकर बड़े से बड़े समन्वय को उत्पन्न किया है। भारत देश और भारतीय जाति इस दृष्टि से संसार में सबसे महान है, क्योंकि यहाँ की सामाजिक संस्कृति में अधिक से अधिक जातियों की संस्कृतियाँ बची हुई है। Please like, subscribe and share as much as you can.